नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक के गुर्गों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर से शूटर गुलाम का घर गिराया गया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 लाख का इनामी आरोपी है गुलाम और उसके घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई। तो प्रयागराज में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की यह तस्वीरें हैं, जहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शूटर गैंग का बुलडोजर शूटर गैंग पर बुलडोजर का प्रहार, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो अतीक गैंग के गुर्गों पर कार्रवाई चल रही है। शूटर गुलाम के घर पर यह बुलडोजर चला। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी शेखर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शेखर, क्या जानकारी? एक बार फिर से प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है और इस बार गुलाम मोहम्मद निशाने पर है, जो इनामी बदमाश है, शूटर है, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहा है। एक एक कर जांच एजेंसियां उन सभी शूटर्स को और उनके मददगारों को ट्रेस कर रही हैं, ट्रैक कर रही हैं, ताकि जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा सके। और इसी कड़ी में गुलाम मोहम्मद का जो घर है वो अब कानून के जद में आया है और इसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो गुलाम मोहम्मद है वो उन्हीं शूटर्स में से एक था। जब उमेश पाल की हत्या हुई उसमें ये शामिल रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से अलग अलग जांच एजेंसियां इन सारे मामलों को देख रही हैं, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आज का ये जो कार्रवाई की गई है ये एक सबक है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ और उनकी मिल्कियत को नष्ट करने का काम लगातार किया जा रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण ने पिछले दिनों दस्तावेज निकाले, इस जो कंस्ट्रक्शन था उसको इलीगल पाया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। शेखर, अब इन सब के बीच आपसे ये भी जरा सा समझना चाहेंगे कि जो हत्याकांड की जांच है वो किस दिशा में जा रही है। ठीक है, ये एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इसके इतर अगर जांच के विषय में हम आपसे समझना चाहें तो वो किस दिशा में जा रही है और वो कहां तक पहुंच पा रही है? देखिए, पुलिस कुछ जगहों पर तो हाथ पैर मार रही है, लेकिन उसका नतीजा उस तरीके से नहीं मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए। होता यह है कि जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद जो शूटर्स थे उनको एक पर्याप्त समय मिल चुका है आज की तारीख तक में, जहां उनको छिपने का ठिकाना चाहिए था या देश से बाहर जाने की जो प्रक्रिया थी वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अपने अपने ठौर ठिकाने पे वो पहुंच चुके हैं और अंडरग्राउंड हैं, जिसकी वजह से जांच एजेंसियों को खासी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो असद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, अतीक का लड़का है, उसने क्या किया था कि इन सारे शूटर्स के मोबाइल और सिम जमा कर लिए थे और इनको नए मोबाइल और सिम दे दिए थे। अब वो नए मोबाइल और सिम जो है किसके नाम पर हैं, उनका IMEI नंबर क्या है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगी हैं। इसीलिए तमाम शूटर्स हैं जिनके कभी नेपाल भागने की बात होती है, कभी उनको ये कहा जाता है कि वो देश में ही हैं और किसी ज़िले में छिपे हुए हैं, लेकिन उनको ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशंस लगातार मीडिया पे चूँकि खबरें चल रही हैं तो इस तरीके से उनको लीड भी मिल रही है कि कोई 25,000 का इनामी था उसको 50,000 का कर दिया, कोई 50,000 का था उस पर 5 लाख कर दिया। तो इनाम बढ़ता जा रहा है और जो पुलिस की पकड़ से बदमाशों को आ जाना चाहिए था वो अब तक बाहर है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है
कि जिस तरीके से उनको समय मिल रहा है वो टाइम बार्गेन कर रहे हैं, उसमें वो अपने ठिकाने भी बदल रहे होंगे, मोबाइल भी बदल रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर पुलिस का भी ट्रेस किया जाए और उन तक पुलिस पहुंचे, ये भी जरूरी है। बाकी ये एक्शंस तो जो हैं अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं भारत जापान के रिश्तों की। भारत जापान के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। भारत और जापान के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। भारत जापान के बीच साझेदारी महत्वपूर्ण है, ये कहा है पीएम मोदी ने। रक्षा, स्वास्थ्य पर अहम समझौते हुए हैं। हमारे अच्छे रिश्तों से इंडो पैसिफिक में शांति, ये कहा है पीएम मोदी ने। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस दौरान आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों ही प्रधानमंत्रियों की तरफ से किया गया और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें हैं जहां पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को देख सकते हैं, जहां तस्वीरों के जरिए हम आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सुबह सुबह जापान के प्रधानमंत्री किशिदा जो हैं वो पहुंचे थे दिल्ली एयरपोर्ट। उनका जोरदार स्वागत वहां किया गया। उसके बाद बापू को नमन करने के लिए किशिदा जो हैं वो पहुंचे थे राजघाट और फिर हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि भवन पहुंचा है किसानों का जत्था। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात होगी किसानों के इस दल की। रामलीला मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि भवन पहुंचे हैं किसान प्रतिनिधि और केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत होगी, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। थोड़ी देर में कृषि मंत्री से मुलाकात हो सकती है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कृषि भवन पहुंचा है किसानों का जत्था। आपको बता दें कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग लगातार की जा रही है। 10 सूत्री मांग जो है वो किसानों की है। सहयोगी गौरव मिश्रा जो कि इस समय रामलीला मैदान में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। गौरव, इस समय वहां क्या तस्वीरें, क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभिषेक किसानों की जो महापंचायत है वो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सुबह से ही यहाँ पर चल रही है और 3 बजे तक ये पूरी जो महापंचायत है वो यहाँ पर चलेगी और महापंचायत में जो निर्णय लिए जाएंगे उसके ठीक पहले ही किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल है। हालांकि राकेश टिकैत उस प्रतिनिधि मंडल में अभी नहीं है क्योंकि राकेश टिकैत रामलीला मैदान में इस वक्त मौजूद है। देश भर से अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं उनके साथ तो संवाद कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस बीच 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक जो पत्र है कृषि मंत्री के नाम उसको तैयार किया गया, उस पत्र को कृषि मंत्री तक भेजा गया है। और खबर ये भी मिल रही है कि जो प्रतिनिधि मंडल है वो अब से 10 से 15 मिनट के बाद एक लेटर है वो रिलीज करेगा कि जो कृषि मंत्री के साथ उनकी बातचीत रही है, जो उनका जो मांगे रही है वो उन्होंने कृषि मंत्री को सौंप दी है। लेकिन इस बीच रामलीला मैदान में लगातार मंच पर जो आंदोलन की तस्वीर है वो इसी तरीके से चल रही है और जो देश भर से अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन में मैंने ये देखी कि जो महिलाएं हैं, खास करके तमिलनाडु की तरफ के अगर मैं साउथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुई हैं। इसके अलावा पंजाब के तमाम जो किसानों के जत्थे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पूरा जो आंदोलन है वो रामलीला मैदान में चल रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पे जो रणनीति बनाई है इस बार इस तरीके की रणनीति है कि सबसे पहले सरकार जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा करे। एमएसपी पर लगातार किसान सरकार के साथ लड़ रहे हैं। दूसरा, जो मंडियों में प्राइवेट जो तमाम कंपनियां हैं, तमाम जो बड़े बड़े फर्म हैं वो एंट्री कर रहे हैं, किसान उसके भी खिलाफ हैं। इसके अलावा किसानों का ये कहना है कि जब ये 1 साल तक पूरा आंदोलन दिल्ली के दहलीज पर चलता रहा, इस बीच बहुत सारे किसान युवा जो इसमें लड़के जो शामिल थे उनके ऊपर जो मुकदमे किए गए, खास करके अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें
उन मुकदमों को भी सरकार ने अभी तक कहने के बावजूद भी वापस नहीं लिया है। उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था, जिसमें अजय मिश्रा टहनी के जो पुत्र थे, उन्होंने जो किसानों को गाड़ियां चढ़ाई थी, लगातार मंच से इस आंदोलन में वो बातें भी किसानों को याद दिलाई जा रही हैं कि उनके खिलाफ अभी जो कानूनी लड़ाई है किसानों की, वो लगातार जारी रहेगी। और ये मंच से बातें कही जा रही हैं। और इस बात को भी आप समझिए कि दिसंबर में किस तरीके से आने वाले 3 राज्य जो है, खास करके अगर मैं कर्नाटक का जिक्र करूं तो कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार वहां पर बीजेपी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन इस बीच कर्नाटक के किसानों को साधने की जो कोशिश है वो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। और खुद राकेश टिकैत ने अभी जब हमसे बातचीत किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि ये तो एक महज झांकी है और इससे बड़ा आंदोलन करने की जो तैयारी है यहाँ से जाने के बाद किसान करेंगे, अगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है, उनकी बातों को नहीं मानती है तो। यानी गौरव, एक तरीके से अगर हम देखें तो अभी तक ठीक है, जो वार्ता होती है उसके बाद चीजें क्या कुछ निकल करके आती हैं ये तो देखना है होगा, लेकिन अगर फिलहाल की परिस्थिति को हम देखें तो जो 3 कृषि कानून थे उस समय जो हमने आंदोलन किसानों का देखा था, कुछ उसी दिशा में तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की भी अगर बात करें अभिषेक, इसमें 13 से 14 जो प्रमुख संगठन थे किसानों के, जब ये आंदोलन बॉर्डर पे चल रहा था, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, अलग अलग हिस्सों में जब ये आंदोलन चल रहा था तो वो सभी संगठनों के जो प्रमुख थे बड़े सक्रियता के साथ सरकार के साथ वो ये लड़ाई लड़ रहे थे। बाद में हमने देखा कि जब ये आंदोलन खत्म होता है उसके बाद कई सारे इसमें किसानों के जो संगठन थे वो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर देते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से वो चुनाव लड़ने चले जाते हैं। और पंजाब में हमने इस चीज को देखा तो किसानों को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे संगठन हैं तो उनके हुए हैं और उनका चुनाव दूसरे अन्य चीजों से हो चुका है। इसीलिए एक बार फिर से पूरी रणनीति तैयार की गई और इससे ठीक पहले भी अभी पिछले महीने एक बैठक जो है वो बुलाई गई थी किसानों की तरफ से। और एसपीएम की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त किसान मोर्चा जो बनाया गया था, दरअसल वो इसी दृष्टिकोण के साथ सोच करके बनाया गया था कि देश भर के जो किसान होंगे उनको उसमें शामिल करेंगे और उसके बाद इस आंदोलन को एक बार फिर से और तेज करेंगे। तो यहाँ पर यही रणनीति है कि जितने भी किसान संगठन हैं, चलिए ठीक है गौरव, तो आप वहां बने रहिए और वहां से जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं और बैठक जब कृषि मंत्री के साथ होती है तो उसमें क्या कुछ चीजें निकलती हैं वो भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कोविड की। तो देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5915 तक पहुंच गई है। 4 महीने बाद मिले 1000 से ज्यादा मरीज। दिल्ली, महाराष्ट्र में नए केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में 236 नए केस मिले हैं, दिल्ली में 200 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। और स्थिति गुजरात की अगर आपको बता दें तो यहां पर आंकड़ा 700 को पार कर गया है। तो अब एक बार फिर से देश के कई राज्यों में कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और आपको बता दें कि केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए। देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए या मुंबई की या गुजरात की, तो महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए, जिसने चिंता बढ़ा दी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अब अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है, क्योंकि कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल की गिरफ्तारी के करीब अब पुलिस पहुंच गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। चाचा का पासपोर्ट भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अमृतपाल की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। पंजाब में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कल दोपहर 12 बजे तक ये इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तनावपूर्ण माहौल के कारण यह फैसला लिया गया है कि इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी के प्रयास तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमृतपाल जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। अमृतपाल की गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जारी हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी के प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब घटनाओं में चर्चा में आया अमृतपाल। 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, फिर 12 फरवरी की घटनाएं। और आपको बता दें कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। न सिर्फ पंजाब बल्कि कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि माहौल तनावपूर्ण होने की वजह से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि इंटरनेट की सेवाओं को फिलहाल, हालांकि ये आज दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद की गई थी, लेकिन अब इसकी समय अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं अब बंद रहेंगी कल दोपहर 12 बजे तक के लिए। और इस दौरान आपको बता दें कि मैसेजिंग सर्विस भी बंद कर दी गई हैं, जिसमें आपको बता दें कि एसएमएस पर भी बैन लगाया गया है। बल्क मैसेजेस नहीं किए जा सकेंगे। को दिखा रहे हैं पुलिस को, आप देख सकते हैं लगातार कई जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के करीब पहुंची है, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन कब गिरफ्तारी होगी यह बहुत बड़ा सवाल है। अवनीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी, चलिए अवनीत हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी उनके पास चलेंगे। जालंधर से सहयोगी अवनीत वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल पंजाब में स्थिति क्या है, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं भी फिलहाल बंद हैं और ये इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो कल दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद रहेंगी। अवनीत हमारे साथ जुड़ गए। अवनीत, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी? ऐसा लग रहा है कि चाचा ने सरेंडर किया, ड्राइवर ने सरेंडर किया, तो क्या गिरफ्तारी के करीब है पुलिस? गिरफ्त में जल्द होगा अमृतपाल? जी मैं बताना चाहूंगा कि कल रात को अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया। उनका जो पासपोर्ट का चाचा का वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही अमृतपाल पकड़ में आ जाएंगे। जल्दी ही अमृतपाल तो वो पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है अवनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जयपुर में डॉक्टरों का ये प्रदर्शन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।